ओके सो अब हम लोगों ने करने हैं हाइपरप्लास्टिक पॉलिप। बेटे हाइपरप्लास्टिक पॉलिप के अंदर क्या होता है, कहते हैं यूजुअली ये जो हाइपरप्लास्टिक पॉलिप होते हैं ना, ये 6 to 7 डिके ऑफ लाइफ के अंदर ज्यादातर आपके पास ना डायग्नोज होते हैं या आइडेंटिफाई होते हैं। इसमें होता ये है कि जो एपिथीलियम होता है ना, वो एपिथीलियम ज्यादा प्रोलिफरेट करता है। और आपने पहले से पढ़ा हुआ है जनरल पैथो के अंदर कि जब एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होती है तो हम उसको हाइपरप्लेजिया कहते हैं। सो एक्सेसिव प्रोलिफरेशन की वजह से हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स आपके पास बन जाएंगे। कहते हैं इसकी अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करें तो ये ऐसा क्यों होता है हमें नहीं पता, लेकिन जो एपिथेलियल टर्नओवर है ना, शायद वो डिक्रीज हो जाता है। एपिथेलियम सेल जो है वो शेड होते रहते हैं, उससे वो पाइल हो जाते हैं और पाइलिंग की वजह से फिर वहां पे बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्रोलिफरेशन शुरू हो जाती है और पॉलिप की जो शेप है वो बन जाती है। ठीक है, अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो मॉर्फोलॉजी में आपने एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि इसकी ज्यादा कॉमन साइड जो है वो लेफ्ट कोलॉन है। अगला हम डिजीज देखेंगे वो ज्यादातर राइट में होता है मेरा ख्याल है, और ये लेफ्ट कोलॉन में होता है। साइज अगर हम देखेंगे तो कहता है 5 मिलीमीटर से यूजुअली इसका साइज जो है वो कम होता है। स्मूथ सी नोड्यूलर सी इसकी अपीयरेंस होती है, नोड्यूल टाइप ये होता है, स्मूथ नोड्यूलर अपीयरेंस होती है हाइपरप्लास्टिक पॉलिप की। देखिए हम लोग तो मल्टीपल हो सकते हैं, इसके अंदर मैच्योर गॉबलेट सेल्स और इवन एब्जॉर्प्टिव सेल भी होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो हॉलमार्क आप लोगों ने याद रखना है, ये याद रखना है कि जो पॉलिप होता है उसकी सिरेटेड सरफेस आर्किटेक्चर होता है जो भी इसको बोलते हैं। ठीक है, सो सिरेटेड सरफेस आर्किटेक्चर जो भी होता है बेटे, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है, हॉलमार्क होता है, ये बस आप लोगों ने याद रखना है। उससे ज्यादा हाइपरप्लास्टिक पॉलिप के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब ये तो हमारे पास हो गए नॉन नियोप्लास्टिक पॉलिप ना। अब नेक्स्ट हमारे पास होता है हाइपरप्लास्टिक पॉलिप। ठीक है, नॉन नियोप्लास्टिक हो गए। अब हम लोगों ने देखना है कि जो नियोप्लास्टिक पॉलिप है वो कौन से हैं। तो कहते हैं नियोप्लास्टिक पॉलिप के अंदर जो एक ही आता है वो आपके पास है एडिनोमा। कहते हैं जितने भी नियोप्लास्टिक होते हैं ना हम उनको एडिनोमा कह देते हैं, लेकिन कुछ एडिनोमा के अंदर ये रिस्क होता है कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए फर्दर एडिनोकार्सिनोमा में, लेकिन सब के अंदर ये रिस्क नहीं होता। ये रिस्क डिपेंड करता है दो चीजों पे, एक तो साइज के ऊपर और एक डिस्प्लेजिया के ऊपर। अगर जो पॉलिप है उसका साइज 4 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो 40% तक रिस्क है कि वो एडिनोकार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर उसके सरफेस एपिथेलियल सेल्स के अंदर डिस्प्लेजिया है तो डिस्प्लेजिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा चांस है कि ये मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा या मैलिग्नेंसी में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद कहता है कि अगर हम देखें तो ये एडिनोमा काफी ज्यादा कॉमन होते हैं और ये इंपॉर्टेंट नियोप्लास्टिक पॉलिप्स को हम लोग जो है वो कोलोनिक एडिनोमास कहते हैं और ये यूजुअली बिनाइन है, लेकिन कोलोनोरेक्टल एडिनोकार्सिनोमा का जो रिस्क होता है वो भी काफी ज्यादा होता है और वो रिस्क डिपेंड करता है साइज के ऊपर और डिस्प्लेजिया के ऊपर। हॉलमार्क बेटे आपने याद रखना है कि इनके अंदर ना एपिथेलियल डिस्प्लेजिया होता है। सो अगर एक ऐसा पॉलिप है जिसके अंदर एपिथेलियल डिस्प्लेजिया है तो आप उसको लेबल कर देंगे नियोप्लास्टिक पॉलिप है वो। ठीक है, डिस्प्लेजिया अगर है तो वो नियोप्लास्टिक पॉलिप है। दूसरी बात है कि अगर हम साइज की बात करें तो कहता है ये स्मॉल भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है और इवन के लार्ज भी हो सकता है। सो साइज के अंदर ये वेरी करते हैं। क्या कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है? कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या प्री डिलेक्शन नहीं है। जितना मेल्स को इफेक्ट करेगा उतना ही फीमेल्स को इफेक्ट करेगा। 50% तक देखा हमने ये पॉलिप्स एडल्ट्स के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर हमने देखा कि जब वो 50 एज से ऊपर चले जाते हैं तो इनका रिस्क जो है वो काफी ज्यादा होता है। तो इसलिए अब यूके या डेवलप्ड कंट्रीज में ये रूल बना दिया गया कि 50 से ऊपर तमाम लोगों की स्क्रीनिंग अबव 50 पे जाके इन एडिनोमास के लिए की जाएगी। लेकिन अगर किसी के अंदर फैमिली के अंदर है पॉलिप तो फिर उनकी 50 से भी पहले स्क्रीनिंग कर देनी चाहिए। ठीक है बेटे, अब अगर हम देखें इसकी मॉर्फोलॉजी के लिहाज से क्या डिस्कस उन्होंने किया हुआ है तो कहता है मॉर्फोलॉजी में ये 0.3 से लेके 10 सेंटीमीटर तक होगा। जितना इसका साइज ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा मैलिग्नेंसी का रिस्क भी होगा। एक होगी साइज की बात। दूसरी बात है इसकी अपीयरेंस की। तो इसकी आपने याद रखना है कि स्मूथ सी वेलवेटी सी अपीयरेंस होती है। इवन कि इसको हम रॉसपेरी अपीयरेंस भी कहते हैं। ठीक है, बहुत स्मूथ पेडंकुलेटेड सिजाइल सी अपीयरेंस होती है। हॉलमार्क मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एपिथेलियल डिस्प्लेजिया इसका हॉलमार्क है। उसके बाद जो सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियर हाइपर क्रोमेटोमेजिया होता है, इनोगेशन हुई भी होती है सेल्स की और सेल्स के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन भी होती है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स मॉर्फोलॉजी कहता है कि इसके अंदर कुछ फाइब्रोमस्कुलर, मैं भी आपको दिखाती हूँ, कुछ फाइब्रोमस्कुलर स्टॉक्स प्रेजेंट होते हैं और इन स्टॉक्स के अंदर इवन के ब्लड वेसल्स भी होती हैं। अब मॉर्फोलॉजी की बेस पे हम एडिमा को ना एडिनोमास को फर्दर क्लास
क्लासिफाई करते हैं। कैसे हम क्लासिफाई करते हैं? हम कहते हैं कि या तो ये टिब्यूलर हो सकते हैं, या तो ये विलस हो सकते हैं, या ये टिब्यूलो विलस हो सकते हैं, यानी मिक्सचर हो सकता है। अब बेटे जो टिब्यूलर होते हैं ना, आपने याद रखना है ये स्मॉल पॉलिप होते हैं, ये पेडंक्यूलेटेड पॉलिप होते हैं, यानी इनके पास स्टॉक होती है। उसके बाद ये राउंडेड इन शेप होते हैं और ज्यादातर इनके अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं वो ग्लैंड्स भी टिब्यूलर ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, अगर हम विलस की बात करेंगे तो विलस नंबर 1 ये कि इसके मुकाबले में आपके पास काफी ज्यादा लार्जर होते हैं। पेडंक्यूलेटेड की बजाय ये सेजाइल होते हैं, इनके पास स्टॉक नहीं होती और इसमें टिब्यूलर शेप होती है, लेकिन इनकी अगर हम शेप देखेंगे तो ये स्लेंडर लाइक होते हैं। और जो दोनों हैं वो दोनों का ऑब्वियस सी बात है कि मिक्सचर होगा। तो यहां तक हमने कहा कि नियोप्लास्टिक पॉलिप्स आर एडिनोमा, एडिनोमा कैन कन्वर्टेड इनटू क्लोनोरेक्टल एडिनोकार्सिनोमा, हॉलमार्क इज एपिथेलियल डिस्प्लेजिया, अदरवाइज ये स्मॉल और लार्ज हो सकते हैं, कोई जेंडर प्रीडिलेक्शन नहीं है। 50% अडल्ट में भी मिलते हैं ज्यादातर, लेकिन अबव 50 कॉमन है, इसलिए अबव 50 तमाम लोगों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। फैमिली में प्रेजेंट है तो अर्ली स्क्रीनिंग हो चाहिए। मॉर्फोलॉजी 0.3 to 10 सेंटीमीटर इन साइज होते हैं। साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिस्क फॉर मैलिग्नेंसी। दे आर वेलवेटी इन अपीयरेंस, आल्सो नोन एज रॉस्पेरी अपीयरेंस। हिस्टोलॉजिकली अगेन हॉलमार्क इज एपिथेलियल डिस्प्लेजिया, ऑल्सो न्यूक्लियर हाइपरक्रोमेटोमेजिया, और साथ हमने कहा एलोंगेशन होती है, स्ट्रेटिफिकेशन होती है, फाइब्रोवास्कुलर स्टॉक्स होते हैं। हिस्टोलॉजी के बेस पे इट कैन आइदर बी टिब्यूलर, विलस और मिक्सचर ऑफ बोथ। टिब्यूलर स्मॉल राउंडेड है, टिब्यूलर शेप है, जबकि जो विलस हैं वो लार्ज होते हैं और सजाइल होते हैं और सिलेंडर होते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कहता है कि इनका जो डिफरेंशिएटिंग फीचर होता है, हमने इनको जो पीछे हमने भी पढ़े हाइपर प्लास्टिक, तो हाइपर प्लास्टिक के अंदर हमने कहा था उसका हॉलमार्क होता है कि उनका ना सिरेटेड आर्किटेक्चर होता है, सिरेटेड सरफेस आर्किटेक्चर होता है। तो उससे डिफ्रेंशिएट करने का ये तरीका होता है कि इसके जो ग्लैंड्स होते हैं ना, ग्लैंड्स वो थ्रू आउट लेंथ जो है वो एक तो सिरेटेड होंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इनकी जो बेस होती है, क्रिप्ट बेस, वहां तक इनके अंदर आर्किटेक्चर जो है वो सिरेटेड हुआ होता है। उसके अलावा जो क्रिप्ट होती है उसके अंदर डायलेशन होती है और लेटरल साइड के ऊपर इनकी ग्रोथ होती है। ठीक है, लेटरली ये ग्रो करते हैं। तो इस तरह से हम इनको हाइपरप्लास्टिक पॉलिप से डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। और एंड पे उन्होंने बेटे फिर वही बात लिखी हुई है कि ज्यादातर ये बिनाइन है, लेकिन ये इन्वेसिव और मेलिग्नेंट हो सकते हैं, और मेलिग्नेंसी डिपेंड करती है साइज और डिस्प्लेजिया पे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एडिनोमास। ठीक है, यानी कि जो आपके पास नियोप्लास्टिक पॉलिप है। अब उसके बाद उसने कहा कि एक और सिंड्रोम हो सकता है जिसको हम फेमिलियल सिंड्रोम कहते हैं। वैसे इसमें से करने वाला इतना कुछ भी नहीं है पेपर में आने वाला, लेकिन चूंकि बुक में है, फिर आप कहते हैं आपने छोड़ दिया है, तो इसलिए मैं सारा पढ़ा देती हूँ। फेमिलियल जो सिंड्रोम है बेटे, इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन आता है वो आपके पास है फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलिप। ठीक है, ये जो फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलिप है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट सिंड्रोम है, और इसमें ये होता है कि बहुत सारे लोगों को, बच्चों को एडिनोमा होना शुरू हो जाता है। इवन टीन एज में हम देखते हैं तो ये नियोप्लास्टिक पॉलिप्स यानी एडीमा उनके इंटेस्टाइन्स में होता है। ठीक है, इनको जब हमने फर्दर देखा तो ये फैमिलीज में रन करता है, तो इसमें एक जीन के अंदर म्यूटेशन मिली और वो जीन आपके पास एपीसी जीन है। ठीक है, एडिनोमेटस पॉलीपोसस साइटोसिस या पता नहीं क्या, एडिनोमेटस पॉलीपोसस कोलाए जीन या इस तरह का कुछ होता है। ठीक है, और इसमें जब हम देखें तो इसकी डायग्नोसिस करने के लिए आप पॉलिप के नंबर गिनेंगे तो वो 100 से ज्यादा होने चाहिए, तब आप उसको फेमिलियल सिंड्रोम या फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलिप जो है वो डायग्नोज करते हैं या डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट आपके पास यही है कि आप कोलेक्टमी परफॉर्म कर दें, यानी कोलोन को रिमूव कर दें। इसकी एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस होती हैं जो 2 सिंड्रोम्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं बेटे, गार्डनर सिंड्रोम या फिर टर्कट सिंड्रोम। जो गार्डनर सिंड्रोम है उसमें बहुत सारी बोन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंडिबल इन्वॉल्व हुई हुई होती है, स्कल है, लॉन्ग बोन्स वगैरह है। और जो टर्कट सिंड्रोम है इसमें वो साथ कहता है कि कैंसर्स होते हैं बहुत सारे, इवन सीएनएस ट्यूमर या मेड्यूलोब्लास्टोमास वगैरह। सो दिस इज अबाउट फेमिलियल सिंड्रोम के एक एडिनोमेटस जो सिंड्रोम है, अगर एडिनोमास प्रेजेंट है अर्ली एज में तो वो फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलिपोसिस हो सकता है, जो यूजुअली एपीसी म्यूटेशन की वजह से होता है। बस आपने इतना याद रखना है कि टीन एज में एडिनोमास प्रेजेंट है तो वो फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलिप है और इसमें एपीसी के अंदर म्यूटेशन होती है। और डायग्नोसिस बनाने के लिए पॉलिप्स का नंबर मोर देन 100 होना चाहिए। ट्रीटमेंट आपका कोलेक्टमी है, सिंपल इज दैट। ठीक है, उसके बाद आखिरी एक सिंड्रोम है बेटे जिसको कहते हैं हेरिडिटरी नॉन
पॉलिपोसिस कोलोनोरेक्टल कैंसर, ठीक है, HNPCC, और इसको हम लोग ना लिंच सिंड्रोम भी कहते हैं। इस लिंच सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है कि ये एक फैमिलियल क्लस्टरिंग है कैंसर की बहुत सारी साइट्स के ऊपर, मतलब इस सिंड्रोम के अंदर बहुत सारी साइट्स पे बच्चे को कैंसर हो सकता है। कोलोनोरेक्टम पे, एंडोमेट्रियोसिस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओवरी में, यूट्रस में, ब्रेन में, बहुत डिफरेंट जगहों पे ना कैंसर हो सकता है उसको, ठीक है। और कोलोन कैंसर भी यंगर एज पे हो सकता है। इसमें ज्यादातर मसला क्या होता है कि एक आपकी जर्म लाइन म्यूटेशन पाई जाती है, एक जीन के अंदर जर्म लाइन म्यूटेशन होती है, और वो जीन बेसिकली ना रिपेयर जीन होती है, ये आपने याद रखना है। इसकी जो जीन है दैट इज APC, लेकिन जो लिंच सिंड्रोम में म्यूटेटेड जीन होती है वो वो जीन ऐसी जीन होती है जो कि रिपेयर जीन है, जो डिटेक्शन, एक्सीजन और रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और बस उससे ज्यादा आपको इससे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा अगर आपने MCQ के लिए देखना है इसमें से, तो MCQ के लिए आप लोग बेटे ये वाला टेबल देख लें जिसमें उसने डिफरेंट सिंड्रोम्स जो हैं कोलोनोरेक्टल न्यूप्लेजिया के डिस्कस किए हैं, फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलिप जिसमें हमने कहा APC में म्यूटेशन होती है और ऑटोसोमल डोमिनेंट इसका पैटर्न है, और इसके आगे टाइप्स वही जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, यानी कि ट्यूब्यूलर वेलस क्या मिक्स हो सकती हैं। हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस, यानी ये जो भी हमने लिंच का, और इसमें हमने कहा DNA मिसमैच, रिपेयर में म्यूटेशन होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, राइट साइड पे होता है। अच्छा, इसकी साइड्स आपने याद रखनी है कि ये जो फेमिलियल है ये राइट साइड पे होता है, और जो आपके पास स्पोरेडिक कोलोनिक कैंसर है वो यूजुअली लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक जो आपका ये वाला टेबल है इसको भी आप लोग कर लें तो अच्छी बात है। इसके अंदर बेटे जो पॉलिपोसिस सिंड्रोम है GIT के, उनके बारे में डिस्कस किया हुआ है। उनके बारे में क्या क्या डिस्कस किया हुआ है, उसने कहा एक आपके पास पिट्स जैगर सिंड्रोम जो मैंने आपको पहले बता दिया 10 से 15 साल में होता है, LKBST की 2 जीन के अंदर म्यूटेशन होती है, और सेल्स हमने कहा था एब्रोजिंग से पॉलिप्स बने हुए होते हैं जिसमें स्मूथ मसल्स होते हैं और सारे, और उनको ना एपिथेलियम आपका लाइन करता है, ठीक है। और उसके बाद हमने जुवेनाइल पॉलिप पढ़ा, लेस देन 5 ईयर में होता है। फिर ये एक बेनिनिया पता नहीं कौन सा रेली सिंड्रोम है, ये भी लेस देन 15 में होता है P10 म्यूटेशन की वजह से। ये कनाडा कुछ सिंड्रोम है, ये ओवर 50 होता है, इसमें पॉलिप्स होते हैं, नॉन हेरिडिटरी या हेमाटोमेटस पॉलिप्स प्रेजेंट होते हैं। ट्यूबरस सेक्लेरोसिस हो गया या फेमिलियल पॉलिपोसिस जो कि अभी हमने डिस्कस किया, तो इसको आप लोग देख लें अगर इसमें से म्यूटेशन के लिहाज से या एज वाइज कोई MCQ आ जाता है तो वो आप लोगों को आता हो। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है बेटे, अब आपका एक ही टॉपिक रह गया, दैट इज बेसिकली एडिनोकार्सिनोमा, और ये एडिनोकार्सिनोमा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ।